हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ के आगे तक जो है हम लोग पढ़ चुके थे प्राचीन भारत में पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता में जो टॉपिक्स है, जो नोट से पढ़ चुके थे और 10 क्वेश्चन कर चुके थे। 11वें क्वेश्चन से बाकी था, तो आज हम लोग 11वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो ये घटना चक्र का है, जो हम लोग 2026 का जो न्यू बुक आया है घटना चक्र का 2026 का, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। 11 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2। तो चलिए, हड़प्पा, बी हस्तिनापुर, सी तक्षशिला, और डी और कौशाम्बी। तो हड़प्पा का जो है दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। और हड़प्पा, हाँ, उसके बाद से हस्तिनापुर का जो है आपका हस्तिनापुर हो गया बीबीलाल, हस्तिनापुर बीबीलाल। और सी सी का तक्षशिला जो है, तक्षशिला जो है आपका खोजा गया था जॉन मार्शल के द्वारा। और कौशाम्बी जो है संबंधित है आपका ए के द्वारा, एनजी मजूमदार के द्वारा। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। राइट आंसर आपका सी आंसर होगा। राइट आंसर जो आपका वो होगा सी होगा। राइट आंसर आपका जो होगा, राइट आंसर आपका सी होगा। ए का 4 हो जाएगा और बी का ए का हो जाएगा हड़प्पा, हरादेम पाकिस्तान। ये ट्रिक है। तो हरादेम, 10 से दयाराम। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, यानी कि सी राइट आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ के अगला देखते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमलाना है। सूची 1 का सूची 2 से सही सुमलाना है। सूची 1 और सूची 2। हड़प्पा जो है दयाराम साहनी 1923-24 तथा 1924-25। इसका ट्रिक है हरादेम पाकिस्तान, हरादेम पाकिस्तान। ठीक बा, हरादेम पाकिस्तान जो है इसका ट्रिक है। ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी, देम से दयाराम साहनी खोज किए थे और ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये ट्रिक है हरादेम पाकिस्तान। इस ट्रिक को याद रखिएगा। इसलिए हड़प्पा का दयाराम साहनी। हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जो है पाकिस्तान में आज जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। जॉन मार्शल 1913 में 1934 में। कौशाम्बी जो है एन मजूमदार के द्वारा संबंधित है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 12 नंबर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। IS प्री 1994 में सवाल पूछा गया। चलिए देखते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। हड़प्पा वासियों को जो है चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर के खानों से चांदी प्राप्त करते थे। ये लोग जो मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर के खानों से चांदी प्राप्त करते थे। मैं जो है आपका 2026 ये जो घटना चक्र निकला है पुस्तक 2026 वाला न्यू वाला, तो ये मैं आपका भारतीय इतिहास पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो इंडियन हिस्ट्री जो है पूरा कराऊंगा, पूरा 10 से 15 घंटे में, पता नहीं कैसे कराते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। तो इसलिए मैं पूरा कराऊंगा। कम से कम इसको जो है पूरा कराने में आपका 100 घंटा, मान लीजिए 100 घंटा लग जाएंगे। 100 घंटा। अब पता नहीं 10 से 15 घंटा में कैसे कराते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। शॉर्टकट में करा देते हैं। और ज्योग्राफी जो है घटना चक्र का न्यू बुक ज्योग्राफी जो है कम से कम 150 घंटा लगेगा कराने में। 150 घंटा लगेगा। तो मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको पूरा विस्तार से पढ़ाऊँगा, पूरा क्लियर करूँगा। पूरा जो भी पढ़ाऊँगा घटना चक्र पूरा जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। यानी कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। जब तक ख़त्म नहीं करूँगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। पूरा ख़त्म करूँगा। ठीक है, पूरा करने के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको पूरा पढ़ाऊँगा। आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो क्लास डेली होगी। और दूसरी बात यह है कि क्लास तो डेली हम, मतलब आपको डेली हम पढ़ाएंगे।
लेकिन किसी दिन क्या होता है, कुछ कुछ काम पड़ जाता है या कुछ मान लीजिए कुछ मतलब कुछ हो गया, तो उस दिन थोड़ा सा गैप रह सकता है। अन्यथा जो है डेली, मेरा वादा है कि डेली मैं आपको जो है क्लास यूट्यूब पर आएगा, डेली डेली अपलोड होगा। तो आप लोग धैर्य बना कर रखिए, पूरा कराऊंगा। 10 से 15 घंटा में निपटाने वाला काम नहीं करूंगा, पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी होगा, सारे घटना चक्र का सारी पुस्तकों को मैं पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और फ्री में, मैंने जो वादा किया है, मैं फ्री में पूरे जीवन फ्री में पढ़ाऊंगा, फ्री में यूट्यूब पर। मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं आएगा, ना ही किसी जो है एप्लीकेशन आएगा, ना ही मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरा कोर्स खरीदिए। नहीं, मैं धंधा करने वाला इंसान नहीं हूँ, नहीं मुझे धंधा करने में कोई शौक है। मैं आपका दोस्त हूँ, और एक दोस्त जो है जिस तरह से रहता है, जिस तरह से उसी तरह से, तो मैं आप सबको आपका दोस्त समझता हूँ, इसलिए मैं पूरे जीवन फ्री में पढ़ाऊंगा। फ्री में पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ए लाल। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर देखा है, पूरा लोग जो है ना नहीं पढ़ाते हैं, 10 घंटा 15 घंटा 20 घंटा में पता नहीं कैसे निपटा देते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। जैसे तैसे निकल लेते हैं, बस व्यू चाहिए आपका, आपको समझ में आए ना आए, आप पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है बस। तो मेरा काम है पूरा कोर्स कराएंगे। और दूसरी बात कि आपका फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में हमेशा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चौक चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, यानी पैर से चालित चाक जो होता है ना, ये मिट्टी का बर्तन बनाने वाला चाक, तो वो पैर से चालित था, बाद में जो है हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थे, एक तो बिना डिजाइन वाला मृद भांड के तथा दूसरे चित्रित मृद भांड के, यानी कि जो मिट्टी का बर्तन नहीं होता है, मिट्टी का बर्तन आप देखे होंगे घड़ा वड़ा, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। मृद भांडों की मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। जो भी मृद भांड बनते हैं ना, उसमें मिट्टी का रेत तो रहता ही है, तो मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृद भांडों को ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार के चित्रकारी की जाती थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ए पूर्व आर्य यानी प्री आर्यन। 92 में पूछा गया है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों से प्राप्त चित्र, यानी कि सिंधु पुरास्थलों से मातृ देवी की जो है ना मूर्तियां मिली है, और उससे अनुमान लगाया गया कि सिंधु सभ्यता में जो है मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है उत्तर वैदिक काल नहीं होगा, कुषाण काल नहीं होगा, मौर्य काल नहीं होगा, पूर्व आर्य होगा, यानी आर्य के पूर्व से थी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरें मिली है और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण जो है नहीं हुआ था? तो आपका ए गाय का नहीं होता, हाथी, बाघ, गेंडा, इन सब का हुआ था। नंबर 1 में पूछा गया है, तो गाय का जो है आपका नहीं हुआ था। नहीं पूछ रहा है तो नहीं होगा ए, यानी कि गाय, और बाकी सबका हुआ था। समझ गए? राइट आंसर ए होगा। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण और भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। देखिए किसका कैसे मिलता है? हाथी का, गेंडा का, बाघ का, हिरण का और भेड़ का यानी भेड़ा का आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल से प्राप्त हुआ, यानी कि गाय का जो महत्व है वैदिक काल जब आया ना, हड़प्पा सभ्यता के बाद जब वैदिक काल शुरू होता है, कब से कब 1500 से शुरू होता है। 1500 ईसा पूर्व से क्या होता है कि आपका शुरू होता है, क्या ईसा पूर्व से शुरू होता है वैदिक काल। तो उसमें है वैदिक काल 2 भागों में बटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईस्वी तक आपका ईसा पूर्व तक क्या है
ऋग्वैदिक काल है। ईसा पूर्व तक क्या है आपका ऋग्वैदिक काल है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक क्या है तो उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे जब आएगा वैदिक काल के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सी सहगौरा। 2019 में सवाल पूछा गया है। जो हड़प्पा स्थल नहीं है तो सहगौरा। चंद्रहुदड़ो है, पढ़े हम लोग, कोट दीजिए है, और देसलपुर भी है, लेकिन सहगौरा नहीं है, इसलिए नहीं पूछ रहा है, नहीं। तो आपका सी होगा, राइट आंसर सी होगा। सहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। सहगौरा क्या है तो उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्र अभिलेख मिला है। यहाँ से जो है मौर्यकालीन जो है ताम्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नगार होने का विवरण मिलता है, जिसमें जो है यहाँ अन्नगार होने का विवरण मिलता है। चंद्रहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। यानी कि ये जो है आपका कौन सा तो चंद्रहुदड़ो है, कोटदीजी है और देसलपुर क्या है, तीनों जो है हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। हड़प्पा सभ्यता से जुड़े क्या थे तो नगर थे। चंद्रहुदड़ो और कोटदीजी जो है वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में है। देसलपुर कहाँ है तो गुजरात राज्य के कच्छ जो जिला है ना, कच्छ जिला, तो उसी में ये देसलपुर पड़ता है। और चंद्रहुदड़ो और कोटदीजी कहाँ पड़ता है तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत में ये पड़ता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग 17 नंबर। सूची 1 प्राचीन स्थल और प्राचीन स्थल को सूची 2 यानी पुरातत्वीय खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है सूची 1 और सूची 2। पहला है सूची 1 और सूची 2 है प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। तो जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है, गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है, और पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति कहाँ से मिली है, और आपका जो है हड़प्पन लिपि के एक बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिला है, तो इसको देखना है। लोथल जो है लोथल जो है लोभोरगो, ये याद रखिएगा, ट्रिक है। लोभोरगो, लोभो रघु याद रखिएगा, तो इससे हो जाएगा। लो से लोथल हो जाएगा। भो से भोगवा नदी के किनारे है लोथल। र से रंगनाथ राव। गु से गुजरात, ये गुजरात में पड़ता है। तो आपका जो है डॉक यार्ड यानी गोदीबाड़ा, गुजरात में क्या था बंदरगाह था। तो आपका जो है लोथल जो है गोदीबाड़ा से संबंधित है। डॉकयार्ड मतलब गोदीबाड़ा बोल जाता है, यानी कि ये बंदरगाह से संबंधित चीजें हैं। कालीबंगा हो जाएगा आपका जूता हुआ खेत, जूका यानी जूका याद रखिएगा ना, तो जू से जूता और कौ से काली, यानी कि जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक बनाकर याद रखा जाता है। तो जूका, तो ए बी का 1 हो गया। और आपका धौलावीरा जो है ये हो जाएगा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। बनावली में जो है पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रकृति मिली हुई है। तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 राइट होना चाहिए। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी कि बी आंसर होना चाहिए। तो राइट आंसर देखते हैं, तो बी आंसर है, राइट आंसर बी है। 2002 में पूछा गया ये सवाल जो है आपका 2002 में पूछा गया है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि ये खंभात की खाड़ी कहाँ है तो गुजरात के जो है ना, गुजरात है, गुजरात आपका, तो गुजरात के जो है ना ये आपका इसे गुजरात बना है। तो ये जो वाला है खंभात की खाड़ी है, ये आपका थोड़ा सा कलर चेंज करके ये वाला जो है ना ऐसे है, और ये खंभात की खाड़ी है, तो यही गुजरात वाले। तो यही कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घाघर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए के साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है।
गुजरात के धौलावीरा से। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। तो इसको ध्यान रखना है, यानी कि पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति कहाँ से मिली है? हरियाणा के फतेहाबाद स्थित बनावली से। और 10 चिन्हों वाला जो है एक लकड़ी का साइन बोर्ड कहाँ से मिला है? तो गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के एक बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है। और जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। और कहाँ है कालीबंगा? राजस्थान में है। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। इस तरह से याद रखिएगा। का घ का से कालीबंगा, घ से घग्गर नदी। इसका है इसका कुछ ट्रिक है जो मैं भूल रहा हूँ, मैंने बनाया था। चलिए मैं आगे जब याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पूरा याद रखने का तरीका, जैसे हरादम पाकिस्तान, मौसी रखबू आई पाकिस्तान, तो ये सब ट्रिक है सबका, पूरा सबका ट्रिक है। यानी कि वो कौन सा स्थल है, किस नदी किनारे है, उस स्थल की खोज किसने किया और वो स्थल कहाँ पर है, पूरा मैंने ट्रिक बनाया था। तो ये ट्रिक जो है आपका मैं बताऊंगा। लुसेंट में बता दिया। लुसेंट का जब आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे ना, तो लुसेंट का प्राचीन भारत मैं पढ़ा दिया हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर लुसेंट का प्राचीन भारत देखिए। और हड़प्पा सभ्यता वाला जिस टॉपिक में हड़प्पा सभ्यता, उसमें जाकर देखिएगा ना, तो वहाँ पर जो है लुसेंट में दिया गया हड़प्पा पूरा स्थल किस नदी किनारे है, किसने खोज किया था और कहाँ है, ये सब कुछ दिया गया है। तो उसको मैंने पूरा बताया है ट्रिक से, वहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुका, हका जुका, जूता हुआ खेत आपका बी कालीबंगा में मिलेगा। जुका, जू से जूता, जू का याद रखिएगा ना, तो जू से जूता, अक्का से कालीबंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे से छोटे ट्रिक बनाकर याद रखा जाता है। 19 नंबर, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? फिर से सवाल आ गया। तो जू का यानी कि कालीबंगा, कौ से कालीबंगा, जू से जूता हुआ खेत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो। जूता हुआ खेत कालीबंगा, सीधे जूका। लोभो रघु गोदी, लो से लोभो रघु, लोभो रघु, लो से लोथल, अभो से भगवा नदी, अरा से रघुनाथ शर्मा और गो से गुजरात। लोथल जो है गोदीवाड़ा के प्रसिद्ध है, तो बी का 2 हो जाएगा। हड़प्पा से कि आपका क्या होगा? हड़प्पा नर्तकी की मूर्ति और आर समाधान। अब इसमें जो है इसको थोड़ा सा इधर किया जाए। बी का 2 हो गया और सी का 4। सी का 4 किस में है? इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। ऐसे भी बना, 2 पता है 2 नहीं पता तभी आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो बी का सी का 4 किस में है? सी का 4 ये दोनों में है, बी और सी में। और बी का 2 किस में है? बी का 2 आपका जो है सी का 4 नहीं, सॉरी इसको गलत कर दिए हैं। आपका जो है बी का 4 इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ये बी और डी में है। अब देखना है ये लोथल बी का, ये अब देखना है। आपको 2 पता है, 2 का आपको नहीं पता या कन्फ्यूजन है कि कौन सा होगा, तो आप 2 से ही निकाल सकते हैं ऑप्शन देकर। 2 तो छांट दिए आपने ऑप्शन कि सी का 4 आप मारे हैं। सी का 4 किस में है? ये बी वाला में है और डी वाला में है, ई में नहीं है और सी में नहीं है, तो ए और सी काट दिए आपने और बचा बी का 2। बी का 2 किस में है? बी का 2 आपका इसमें नहीं है, बी नंबर में नहीं है। बी का 2 यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर है ये है, तो इसलिए राइट आंसर आपका डी होगा। तब चलिए ए का 1 आर समाधान, यानी समाधान जो है समाधान R37 जो है हड़प्पा से संबंधित है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी कि 3। डी का 3 है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर क्या हुआ? तो डी हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से भी जो है नहीं पता है, 2 ही पता है, तो 2 पता है तो बाकी जो है ऑप्शन से आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें सीखने वाली चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा समाधान जो है R37 लोथल गोदीवाड़ा के लिए फेमस है और कालीबंगा जूता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। कई बार जैसे कि आप पढ़े होते हैं लेकिन कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, क्या होता है कि प्रेशर होता है, तो प्रेशर में कई बार चीज़ें याद नहीं आ पाती हैं, तो कन्फ्यूजन थोड़ी होती है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा।
तो इसलिए जो है दो ही याद अगर आ रहा है तो दो से आप जो है निकाल सकते हैं, वो भी मिलान करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर मिलान करने वाला लगातार आ रहा है, मिलान करने वाला सवाल जो है लगातार आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हैं। ए का हो जाएगा हरा, मैंने कहा ना हड़प्पा, हरा हरादम पाकिस्तान, ठीक है, हरादम पाकिस्तान याद रखिएगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में बस मैंने लिख दिया, बस शॉर्ट में। तो ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी, देम से दयाराम साहनी, अप्पा से पाकिस्तान, हो गया। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, रावी नदी आ गया, रा से रावी नदी, तो रावी नदी के किनारे। अब चलिए बी का आपका हो जाएगा 3, बी का हस्तिनापुर गंगा किनारे। हस्तिनापुर कहाँ है? हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के बारे में आप सुनेंगे महाभारत में, तो गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा का है, नागार्जुन कोंडा, तो नागार्जुन कोंडा आपका हो जाएगा, ये साउथ में पड़ेगा, कृष्णा नदी के किनारे। और पैठन जो है, पैठन प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे है। आप जब आप पढ़िएगा, आप क्या मध्यकालीन भारत जब पढ़िएगा तो उसमें जो प्रतिष्ठान या पैठन के बारे में आप जानकारी आपको मिलेगी। तो प्रतिष्ठान में किस वंश का मतलब शासन था, कौन सा वहाँ पर वंश मतलब शासन करता था, प्रतिष्ठान के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगी। तो वही जो है गोदावरी नदी के किनारे हैं। तो इस तरह से आपका ए का 2 किस में है, ये खत्म है, ये भी खत्म है, ये भी खत्म है। ए का 2, बी का 3, बी का 3, तो ये इस तरह से राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हड़प्पा रावी नदी किनारे, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा और पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी मिलान करने वाला लगातार आ रहा है, मिलान करने वाला बहुत ज़्यादा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती नदी जिस पर अवस्थित है, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और नदी जिस पर अवस्थित है। अब देखिए, हरादम पाकिस्तान, तो ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी, हरादम 10 दयाराम साहनी खोज किए थे, पाकिस्तान में है। कालीबंगा, काग, काग याद रखिएगा, कौवा नहीं होता, कौवा होता है, काग होता है, ठीक है। का से कालीबंगा, घ से घाघर नदी। लोभो, लोभो रघु मैंने बोला था ना, लोभो रघु याद रखिएगा, लोभो, तो लो से लोथा लगी, बो से भगवा नदी, तो लोभो रघु, र से रघुनाथ शर्मा खोज किए थे, और गु से गुजरात में पड़ता है। रोसैप, रोसैप याद रखिएगा, तो रू से रोपड़, स से सतलुज नदी। रोसैप मतलब हो गया रो स य अप, इसका मतलब हो गया रो से रोपड़, स से सतलुज नदी, य से यगदत्त शर्मा खोज किए थे रोपड़ का, अप से पंजाब में पड़ता है, ये पंजाब में, तो इसलिए रोसैप याद रखिएगा। लुसेंट का जब आप प्राचीन भारत मेरा प्ले लिस्ट में है, पढ़ा दिए हैं, प्राचीन भारत पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाइए, लुसेंट का प्राचीन भारत आप खोजिए और वहाँ पर हड़प्पा वाला जो टॉपिक है उसको देखिए। उसमें जो है मैंने पूरा जो है दिया गया है, उसको पूरा ट्रिक के साथ पूरा बता दिया है। तो ये ट्रिक के द्वारा जो है आप याद रखिएगा। मैंने ये ट्रिक खुद से बनाया था, या आप अपना खुद का ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको याद रखना है याद रखिए, बस आपको याद रखना है। और ध्यान ये रखना है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में ना छूट पाए, ये ध्यान रखना है। चाहे जिसका भी ट्रिक हो, खुद का ट्रिक हो, किसी और का ट्रिक हो, जैसे भी हो, आपको याद रखना है जिससे आपको फायदा हो। मान लीजिए ट्रिक बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, किसी और का ट्रिक है, लिख लीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, कोशिश कीजिए, आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। तो उसके बाद एग्जाम में जो है आपके लिए आसानी हो जाए। जैसे कि ये ट्रिक मैंने बनाया था, तो देखिए कितनी आसानी से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लुसेंट का जो हम प्राचीन भारत पढ़ाए हैं उसमें जो है आप जाकर देखिए, वहाँ पर ये जो ट्रिक बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या मारे थे हम लोग, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। तो इसमें किसमें होगा, अब नीचे करते हैं। ए का 3 किसमें है, सी और 1, सी और डी तक खत्म हो गया। ए का 3 ए और बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी का 2 किसमें है, तो बी का 2 इसमें है, ये भी खत्म हो गया, यानी कि राइट आंसर आपका ये होगा। सी का 1 और डी का 4, सी का 1 और डी का 4, यानी कि राइट आंसर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही सुमेलन निम्न प्रकार होगा, बस्ती और नदी, हड़प्पा रावी नदी किनारे, कालीबंगा घाघर नदी किनारे, लोथल भोगक नदी किनारे, रोपड़ जो सतलुज नदी किनारे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हरा, तो हरा से रावी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं। 24 नंबर सवाल,
सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता का महान जो है स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, यानी मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके पूरे परिसर की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। 25 नंबर देखिए अब सवाल, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? विशाल स्नानागार जो है किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो रोस, ये गलत है, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, मोहनजोदाड़ो से पाया गया था। कालीबंगा भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो डी है मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। यानी लोथल जो है ना गुजरात में था और ये बंदरगाह था ये, ठीक है, इसलिए आपका ये ध्यान रखिएगा, यही कारण है। ये और ये सब नहीं होगा। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से नाव का चित्र युक्त मोहरें प्राप्त हुई है, उसको याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से तथा लोथल से नाव का चित्र युक्त मोहरें प्राप्त हुई है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। लोहे से परिचित जो है वो आर्य थे। वैदिक काल में जो है आकर, वैदिक काल जब शुरू होता है ना उस समय जो है लोहे का ज्ञान होता है। और वैदिक काल शुरू होता है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल था। तो लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि कांसे का इस्तेमाल किया जाता था हड़प्पा काल में, कांसे। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग अब नीचे देखते हैं। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थे। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थे, कहा ना, तो यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य जो उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य जो है सिंधु नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 28 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? पहला, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार के ईंट का उपयोग किया जाता था, सही नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। दूसरा, मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। तीसरा, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, तो सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका सही नहीं पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। तो ये और आपका ये दोनों गलत है। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, नहीं, ये गलत है। और एक ही आकार का ईंट का उपयोग किया जाता है, ये भी गलत है। और 3 नंबर जो है, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, ये सही है। और पूछा है के आधार पर क्या सही नहीं है, तो नहीं है, तो 1 और 2 सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका ए होगा। सिंधु सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में पक्की और कच्ची दोनों प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और ये बोल रहा है कि एक ही ईंटों का प्रयोग होता है, नहीं, यहाँ पर कच्ची और पक्की दोनों इस्तेमाल किया गया है। सभी सिंधु नगरों से प्राप्त पक्की ईंटों का सामान्यतः अनुपात 4, 2 और 1 का था। यानी कि एक ही प्रकार का ईंट नहीं था, 4 अनुपात के था, 2 अनुपात के और 1 अनुपात का भी था। जबकि कालीबंगा से अलंकृत ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जबकि कालीबंगा से जो है अलंकृत ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वहीं चनहुदड़ो से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं जो है चनहुदड़ो से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः सिंधु सभ्यता में सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार के ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। अतः जो है सिंधु सभ्यता में सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार के ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। अतः कथन 1 गलत है। सिंधु सभ्यता में निर्मित घर एक ही मंजिला बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों से मिली सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ घर 2 मंजिला भी निर्मित थे। अतः कथन
टू भी गलत है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों की औसतन चौड़ाई लगभग 10 मीटर होती थी, अतः इस प्रकार कथन 3 क्या है, सत्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 29 भले 30 नहीं बोल रहे हैं, 29 29 यानी 29। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो राइट आंसर है देखने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट 1 और 2, कूट जो है 1 2 3, कूट 2 3 4 और डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका उपयुक्त डी सभी है। अपने नगर नियोजन के लिए जाने जाते थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो था ही, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी था, अपने उद्योगों के लिए भी था। तो राइट आंसर सभी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नगर हड़प्पा नगर नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधित साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे। कालीबंगा से कृषि संबंधित साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंटों के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही, इस प्रकार सभी चारों कथन क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। पहला आलमगीरपुर, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी रोपड़। तो सुमेल नहीं है, तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में ये पड़ता है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लोथल लोभोरगु गुजरात में पड़ता है, रोसैप यानी पंजाब में पड़ता है, कालीबंगा नहीं पड़ता। तो सी जो है नहीं पूछा है, नहीं, तो सी राइट आंसर सी होगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज जो है, कालीबंगा की खोज इटली के लुइगी लुइगी पियो टोरी ने की। यानी इटली के लुइगी पियो टोरी ने की थी किसकी खोज, तो कालीबंगा की। जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमला नंद घोष ने की थी। जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान जो है अमला नंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। बाकी जो कालीबंगा वाला जो विकल्प है सी, ये सुमेलित नहीं है और नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर सी होगा। 31 देखते हैं। 31 यानी कि 31, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा आलमगीरपुर, चौथा हुल्लास। दूसरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आलमगीरपुर है, और आपका जो है आलमगीरपुर है ये, और हुलास हो सकता है। कालीबंगा जो है राजस्थान पे है, लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। तो आलमगीरपुर तो उत्तर प्रदेश में है, और हुलास को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ऑप्शन जो है 1 2 3 4 ये गलत है, 1 2 नहीं होगा। ऑप्शन जो है सी और डी देखते हैं क्या है। ऑप्शन जो है सी में ये भी नहीं है, और आपका 3 और 4 यानी कि डी है, हुलास भी है। हुलास जो दिया था वो सही है। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। यानी कि हुलास भी यूपी में पड़ता है, सहारनपुर जिले में है। अतः स्पष्ट है कि इसका अभिष्ट उत्तर विकल्प डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो है गुजरात में है, तो लोभोरगु तो लोथल सही है। कालीबंगा नहीं होगा, राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, तो ये भी नहीं होगा। डाबरकोट जो है ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ए लोथल होगा।
33 नंबर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन अनाज कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। हुलास है, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, मंडी जो है मंडी 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 ये यूपी में पड़ेगा। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2, तो राखीगढ़ी तो ये तो होगा नहीं, 3 सिर्फ नहीं होगा और 1 तो होगा ही नहीं, 1 और 3 दिया था, राइट आंसर सी होगा। 2025 में पूछा गया है। मंडी जो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मंडी जो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है और यहाँ से हड़प्पाकालीन स्वर्ण आभूषणों का भंडार मिला था। यहाँ से जो है हड़प्पाकालीन स्वर्ण आभूषणों का भंडार मिला था। हुलास जो है यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित एक उत्तर हड़प्पाई स्थल है। राखीगढ़ी जो है यह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत पुरातात्विक स्थलों में से मंडी और हुलास आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 34, हड़प्पा संस्कृति का स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ध्यान से सवाल पढ़ना है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर आपका डी होगा, राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी राजस्थान। आलमगीरपुर जो है संबंधित नहीं पूछ रहा है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, संबंधित नहीं पूछ रहा है, तो ये है। बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी जो है हरियाणा में पड़ता है और संबंधित सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित ये नहीं है क्योंकि राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, हिसार जिले में, तो इसलिए राइट आंसर डी होगा। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घाघर नदी के तट पर स्थित है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा जिले में घाघर नदी के तट पर स्थित है। अन्य युग्म सुमेलित है, यानी बाकी सभी जो है ना सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, बनावली हरियाणा में पड़ता है, राखीगढ़ी हरियाणा पड़ता है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान दिया है, इसलिए ये गलत है और यहाँ सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका डी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 35, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो मांडा और हड़प्पा। आगे अब अगला ऑप्शन देखते हैं। आगे जो ऑप्शन है उनको देखते हैं। आलमगीरपुर और राखीगढ़ी। आलमगीरपुर करता है, राखीगढ़ी तो हरियाणा पड़ जाता है। मांडा भी आपका ये मांडा जो है ना, मांडा कहाँ है, ये मांडा आपका पड़ गया, ये पड़ जाता है, जानते हैं कहाँ, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, KASHMIR कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर पड़ता है मांडा। तो ये उत्तरी हो जाता है और यहाँ पर पूरा पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति के या सभ्यता के पूर्वी सीमांत पूछ रहा है। हड़प्पा तो ये पाकिस्तान में पड़ता है और हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जितने भी पूरा स्थल आते हैं, ठीक है, उनकी पूर्वी सीमांत के बारे में पूछ रहा है। तो पूर्वी सीमांत में जो है ये तो जम्मू कश्मीर में मांडा आ जाएगा, हड़प्पा तो पाकिस्तान में पड़ जाएगा, और ये जो है राखीगढ़ी जो है राखीगढ़ी आपका ये हरियाणा में पड़ जाएगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में कहा आ जाएगा आपका पूर्व में पड़ जाता है पूरा। जैसे कि ये जो है आपका थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका ये भारत का ये हो गया, ये कैसे है, तो ये पाकिस्तान हो गया। ये वाला इलाका जो है थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा। ये जो है ये यहाँ से ये जो है ना यहाँ का बॉर्डर से ये पाकिस्तान हो गया। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो सब पाकिस्तान में पड़ता है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में पड़ जाएगा इधर, ठीक है, और मांडा जो है जम्मू कश्मीर पड़ जाएगा इधर, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर यहाँ पड़ेगा। तो पूरब इधर ही ना है, इसके पूरब तो ये होगा, इसलिए आलमगीर जो है पूर्वी होगा, इसलिए राइट आंसर सी होगा, आलमगीरपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतकांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र है। जैसे इसको याद रखना है ना, इसको याद रखिएगा। पशु पशु बलि, ठीक है, प से पश्चिमी, सु से सुतकांगडोर,
बली से बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पड़ता है बलूचिस्तान। और अभी जो है बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, बहुत सारे वहाँ पर जो है वहाँ की सेना जो है वहाँ पर, जैसे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तो बांग्लादेश तो माने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो बांग्लादेश तो बना नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे पाकिस्तान वाले, जो बांग्लादेश वाले जो हैं उन पर जो है क्या करते थे, पूरा मतलब नहीं होता है पूरा जैसे करते थे, मारना पीटा, वहाँ के मोहल्लों के साथ गलत कार्य करना ये सब। तो वो लोग उसको जो है ना पाकिस्तानी नहीं मानते थे। तो वही जाकर आगे चलकर जो है क्या हुआ, बांग्लादेश बना जब भारत ने हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप करके जो है पूरा पाकिस्तान का धुआं धुआं किया। इंदिरा गांधी जब समय थी 1971 में बांग्लादेश बना। तो वैसे ही जो है बलूचिस्तान में भी जो है क्या है कि पाकिस्तान की आर्मी पूरा नहीं होता वहाँ पर, वहाँ के लोगों को जो है ना मतलब पूरा वैसे ही करती है जैसे बांग्लादेश में करती थी। ठीक है। तो वही जो है यहाँ पर बलूचिस्तान में जो है मतलब आज़ादी के मतलब नारे लगाए जाते हैं, और बात होती है कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होगा, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पाकिस्तान में पड़ता है बलूचिस्तान। तो पशु बल याद रखिएगा, और इसको याद रखिएगा पूर्वी का पुआ, पुआ में ऊ, पुआ में ऊ याद रखिएगा। तो पुआ में उसे पू से पूर्वी हो जाएगा, आ से आलमगीरपुर हो जाएगा, आलमगीरपुर, में से मेरठ हो जाएगा, मेरठ, और उसे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मेरठ नहीं दिया गया है लेकिन मैं आपको बता दिया मेरठ भी है। तो पुआ में ऊ याद रखिएगा, तो पूरा हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा। पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल के बारे में पूछेगा, तो पुआ में उस याद रखिएगा ना, तो पू से पूर्वी हो जाएगा, आ से आलमगीरपुर, में से मेरठ हो जाएगा, उसे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूर्वी याद रखिएगा। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी, ठीक है ना, पश्चिमी पूरा स्थल बताइए कहाँ है और क्या है। तो पशु बलि याद रखिएगा, प से पश्चिमी, सु से सुटकानगेडोर, बलू से बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। पूछेगा उत्तरी बताइए, उत्तरी पूरा स्थल बताइए किसका, तो हड़प्पा सभ्यता का। तो उसको याद रखिएगा ट्रिक, उमा आज, उमा आज याद रखिएगा। उसे उत्तरी, माँ से मांडा जिला, अ से अखनूर, ज से जम्मू कश्मीर। इसमें अखनूर, अखनूर जो है नहीं दिया है, तो अखनूर भी मैंने बता दिया, अखनूर भी पूछ सकता है। और जैसे जम्मू कश्मीर। तो ये ट्रिक है, या अपना खुद का आप ट्रिक बना सकते हैं, या इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, जैसी इच्छा आप जिस तरह से याद रखना चाहते हैं रख सकते हैं। चलिए अब जो है ये वाला थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये दक्षिणी पुरस्थल के बारे में अगर पूछेगा तो इसको याद रखिएगा, द, दा, अ, ह, अम। हम याद रखिएगा तो ठीक है। अहम जो है ना, अहम, अहम मतलब मैं होता है संस्कृत में, अहम मतलब संस्कृत में मैं होता है। तो ददाहम याद रखिएगा, तो द से दक्षिणी हो जाएगा, अदा से दाइमाबाद हो जाएगा, अ से अहमदनगर हो जाएगा, और म से, इसमें म जो है, म से महाराष्ट्र हो जाएगा। तो दक्षिणी पूरा स्थल हो गया। तो ये जो है ना पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी पूरा पूरा स्थल का ये क्या हुआ, ट्रिक हो गया चारों, ये चारों ट्रिक है। और इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। तो आपका जब भी हड़प्पा सभ्यता के पूर्व स्थलों के जो पूछेगा, तो आप जो है ना गलत नहीं मारिएगा, गलत नहीं मारिएगा कभी भी, समझ गए। या तो इस ट्रिक को याद रखिए, या अपना खुद का ट्रिक बना लीजिए, जैसे भी हो याद रखिए। और जिससे क्या हो कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, गलत नहीं होगा तो चांस बढ़ जाएगा आपका रिजल्ट होने का, आपकी नौकरी का। तो गलती नहीं करना है, जैसे भी याद रखना है याद रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस ट्रिक को लिख लीजिएगा कहीं, जो है ना लिख लीजिएगा हड़प्पा वाला, या कोई हड़प्पा आपने नोट्स बनाए होंगे, या आप जो है लूसेंट का जो है किताब होगा उसमें जो है ना इसको लिख लीजिएगा, कहीं एक पेज पर लिख लीजिएगा और उसको लूसेंट में रखिएगा। तो ये मतलब जो है ना रिवीजन करिएगा, तो कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस ट्रिक को देखते रहिएगा। अगला सवाल है 36 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2। हड़प्पीय स्थल, हड़प्पीय स्थल और स्थिति, हड़प्पीय स्थल और स्थिति, मांडा, दईमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ा। अब देखिए आ गया, आ गया। मांडा भी कहाँ पढ़े थे, उमा अज, ऊ से उत्तरी, माँ से मांडा, और अ से अखनूर, और ज से जम्मू कश्मीर। तो सीधे जम्मू कश्मीर मारिए, अभी पढ़े हैं आप। ददाहम, ददाहम पढ़े थे ना, द से दक्षिणी, द से दईमाबाद, अ से अहमदनगर, और म से महाराष्ट्र। सीधे महाराष्ट्र मारिए यहाँ पर। कालीगंगा, काग, और राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा हिसार जिला में पड़ता था। तो हो गया आपका मिलन हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक का क्या है, एकथरी, एकथरी किस में है, तो सी नंबर में होगा। एकथरी किस में होगा, ये आपका उमा अज, मांडा, दैमाबाद, ददाहम महाराष्ट्र, कालीबंगा, काग रा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा हिसार जिला। हो गया। एकथरी किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी में है।
बी का 4, बी का 4, बी का 4, सी का 1, सी का 1 और डी का 2। तो राइट आंसर आपका सी होगा। 2012 में पूछा है सवाल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विकल्प में दिए गए हड़प्पीय स्थल एवं उनकी अवस्थिति से संबंधित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का सुमेलन सुमेलन जो है निम्न अनुसार है। हड़प्पीय स्थल और स्थिति, हड़प्पीय स्थल और स्थिति। मांडा जो है जम्मू कश्मीर है, अभी पढ़ाए थे हम। उमाज, हम बोले ना कि याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक पर है। उसे उत्तरी, माँ से मांडा, और से अखनूर, अजय से जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आ गया। ददाहम, ये वाला ददाहम, ददाहम बोले थे ना, ददाहम। अहम जो है संस्कृत में मैं होता है, अहम का मतलब संस्कृत में मैं होता है। अहम, अवाम, वयम, ये जो पढ़ते हैं ना संस्कृत में, ये सब। द से दक्षिणी, द से दाइमाबाद, दाइमाबाद है। अ से अहमदनगर, अमो से महाराष्ट्र हो गया। कालीबंगा, काग, र राजस्थान। हरियाणा, राखीगढ़ी, हिसार हो गया। तो इसलिए ट्रिक जरूरी है। चलिए आगे बढ़े। इस ट्रिक जो है, ये ट्रिक जो है, इस ट्रिक पर जब भी आएगा स्थल इससे संबंधित, आप 100% सही लगाइएगा। इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखिए। सूची 1 और सूची 2 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2 देखिए क्या है। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल है भारत के राज्य संघ राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य संघ राज्य क्षेत्र। यानी कौन कहाँ पड़ता है इसको याद रखिए। पहला बी देखिए, बालू, बालू छोड़िए, पांडरी हुलास छोड़िए। मांडा जम्मू कश्मीर, सीधे मार्ग में मिल गया ना। उमाज वाला ट्रिक बताए थे। मांडा जम्मू कश्मीर। हुलास आपका गुजरात, सॉरी उत्तर प्रदेश में पड़ रहा था। हुलास हम लोग पढ़े थे ना, ऊपर सवाल आया था हुलास से। कहाँ पड़ा था? उत्तर प्रदेश में। हो गया। अब जो है, अब देखिए इसमें जो दो नहीं पता है, दो मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, दो पता है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए आप। ऐसे थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आसानी हो। इसमें मांडा जम्मू कश्मीर पता है और हुलास उत्तर प्रदेश में, ये पता है। बाकी बालू और पांडरी आपको नहीं पता है कि कहाँ पड़ेगा। तो अब ऑप्शन देखिए, बी का 2 किसमें है? बी का 2, बी का 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए वाला में है। और आपका जो है चौथा नंबर जो ऑप्शन होगा, हो सकता है उसमें होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा बाद में देखेंगे, पहले बी का 2 हो गया। डी का 1, डी का 1 किसमें है? डी का 1, डी का 1, डी का 1, बी का 2 तो इसमें है, लेकिन डी का 4 दिया गया यहाँ पर, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका होगा डी, राइट आंसर आपका डी होगा, राइट आंसर डी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से जो है बी का 2 हो गया, डी का 1, डी का 1, तो राइट आंसर आपका डी होगा। चलिए जो है लास्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। लास्ट ऑप्शन कहाँ है? तो यहाँ पर है, बी का 2, डी का 1, ए का 3 और सी का 4। ए का 3 और सी का 4, ए का 3, ए का 3, ए का क्या है, किधर गया, सॉरी, ए का 3, ये यहाँ नीचे होगा, क्वेश्चन नीचे होगा। ए का 3 कहाँ होगा? ए का बालू हरियाणा पड़ता है। ए का 3, बी का 2 था, ये था, अब ये हो गया था पांडरी गुजरात में पड़ेगा। सी का 4 हो जाएगा, समझ गए? तब मिलाइए यहाँ पर। ए का 3 किसमें है? ए का 3 इसमें है, ये और ये में नहीं है। ए का 3 इसमें है, बी का 2 किसमें है? बी का 2 इसमें है, सी का 1, सी का 1, सी का 4 है, और डी का, तो इसलिए ये गलत हो गया। चलिए ये तीनों गलत है, राइट आंसर डी, पहले ही हम आपको बोल चुके थे। तो ये राइट आंसर डी है, राइट आंसर आपका डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है, सही सुमेलन इस प्रकार है, सूची 1 और सूची 2। हड़प्पा पूर्व स्थल, हड़प्पा पूर्व स्थल भारत के राज्य संघ राज्य क्षेत्र। बालू जो हरियाणा पड़ता है, बालू याद रखिएगा हरियाणा पड़ता है। मांडा जम्मू कश्मीर, उमाज वाला जो ट्रिक बनाया है उससे मांडा जम्मू कश्मीर है। पाडरी गुजरात में पड़ता है, पाडरी जो गुजरात में पड़ता है। हुलास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पाडरी आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा और ये बालू लूसेंट में नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत जरूरी होता है सॉल्व करना। हुलास भी आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि ये सब जगह जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो समझ आता है कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुमान लगता है इससे 38 देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? पहला हड़प्पा
दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चंद्रहुदड़ो, चौथा सुरकोटदा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। तो सिंध में हरादम पाकिस्तान, हड़प्पा। मोसी रकबू आई पाकिस्तान। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक है। और आपका सुरकोटदा ये जो है आपका गुजरात में पड़ता है। सुरकोटदा गुजरात में पड़ता है और सिंध में पूछ रहा है, सिंध में अवस्थित पूछ रहा है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन जो सिंध में अवस्थित है? तो हड़प्पा रावी में आपका सिंध में नहीं है, सुरकोटदा भी सिंध में नहीं है। बी और 3 जो है 2 और 3 सिंध में पड़ता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं उपयुक्त विकल्पों में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में मोहनजोदड़ो तथा चंद्रहुदड़ो जो सिंध प्रांत में पड़ता है तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? तो ये सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। भारत के पंजाब राज्य में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, भारत के गुजरात राज्य में है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर देखते हैं। चंद्रहुदड़ो को उत्खनन का निर्देशन किया था। चंद्रहुदड़ो को उत्खनन का निर्देशन किया था। तो ए जी.एच. मैके ने किया था। चंद्रहुदड़ो की खोज जो है सर्वप्रथम 1931 में एन.जी. मजुमदार ने की तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। 1935-36 में क्या होता है कि मैके जो है यहाँ उत्खनन करवाया और 31 में क्या होता है कि एन.जी. मजुमदार ने इसकी खोज की थी सबसे पहले। चलिए 41 नंबर सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान पड़ता है, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में पड़ता है। राइट आंसर आपका बी होगा। बी पाकिस्तान पूछ रहा है तो राइट आंसर बी होगा। कालीबंगा तो राजस्थान पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो अब देखते हैं हम लोग को इसको। हड़प्पा के अवशेष जो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा का अवशेष जो है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। लोथल जो है गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आ से आलमगीरपुर, ही से हिंडन नदी, य से जगदत्त शर्मा, उ से उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थे। रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, ये है आपका सी सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र में रंगपुर जो है र मा र गु, र से रंगपुर, मा से मादर नदी, र से रंगनाथ शर्मा, गु से गुजरात। समझ रहे, गुजरात मतलब सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में। तो ये ट्रिक है रंगपुर का, याद कीजिएगा। रंगपुर जब पूछेगा ना तो ये याद रखिए, रमार्गो। र से रंगपुर हो जाएगा, माँ से मादर नदी किनारे है, और से रंगनाथ शर्मा के द्वारा खोजा गया है, अगू से गुजरात में है, सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, तो गु से गुजरात। इस ट्रिक को याद रखिएगा, जहाँ जहाँ ट्रिक आ रहा है वहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से पराक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। यहाँ से पराक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो रंगपुर कहाँ? सौराष्ट्र में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, पंजाब में नहीं है। 43 नंबर, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी जो है आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा। दधेरी जो है लुसेंट में नहीं मिलेगा, बहुत सारे बुक में नहीं मिलेगा। दधेरी जो है आपका पंजाब का है, पंजाब का। दधेरी कोटला दधेरी जो है कोटला दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में
गोविंदगढ़ के पास है, जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल लोभो रघु गुजरात में पड़ता है, इसलिए राइट आंसर सी होगा। आपको बताया था ट्रिक लोभो रघु, उस ट्रिक से दाएं आंसर हो गया। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी, बोला ना, लोभो रघु याद रखिएगा। लोभो, लो से लोथल, भो से भोगवा नदी, र गु, ठीक है, गुजरात में, ग से गुजरात, र से रघुनाथ शर्मा के तट पर सरग वल गांव के समीप स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल, लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है, तो लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो आपका सी भोगवा, लोभो रघु, लो से लोथल, भो से भोगवा, भोगवा नदी। ये माही नहीं होगा, भीमा नहीं होगा, नर्मदा नहीं होगा। हड़प्पीय नगर लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह यानी पतन नगर है, यानी बंदरगाह था। लोथल जो है बंदरगाह था, इसलिए यहाँ पर लोथल से ही डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा मिला है, जो हम लोग ऊपर क्वेश्चन किए थे गोदीबाड़ा वाला, तो ध्यान रखिएगा। 46 नंबर, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात में। 47 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो सी लोथल था, सी लोथल। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो राइट आंसर बी लोथल है, लोथल। 49 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध है? जिसका जो है पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था, तो लोथल। प्रमुख नगर का नाम क्या है? व्यापारिक संबंध था, तो इसलिए था क्योंकि ये बंदरगाह था। लोथल जो है, जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है, लोथल जो है वर्तमान जो है गुजरात में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था। इसे प्राचीन व्यापारिक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, इसे जो है प्राचीन व्यापारिक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। लोथल की संपन्नता का मुख्य कारण पश्चिम एशिया के साथ अर्ध कीमती पत्थरों के मन को, तांबा, हाथी दांत, शंख और कपास आदि वस्तुओं के व्यापार था। लोथल में उत्खनन से प्राप्त फारस की खाड़ी खाड़ी प्रकार के मुद्रा, गोरिल्ला और मम्मी के मृत मूर्तियां लोथल के बाहरी देशों से संपर्क की पुष्टि करती है। 50 नंबर सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो राइट आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी में पूछा गया है 2017 में। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थे। पक्के ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वस्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। यथावत मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है, अतः विकल्प ई सही उत्तर है। 51 यानी कि 51 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है? निम्नलिखित में किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है? तो 2023 में सवाल पूछा गया है, तो इसमें जो है आंसर नहीं दिया गया है,
जुता हुआ खेत तो आपको कालीबंगा से मिला है, जुता हुआ खेत का, जुता हुआ खेत का कालीबंगा से, और बनावली से भी मिला है हाल की प्रकृति खोज। तो इसलिए इसका आंसर जो है नहीं दिया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में जो है पहला देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में बनावली हरियाणा, यहाँ पर ऐसे देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में बनावली हरियाणा, ये जो बनावली जो है हरियाणा पड़ता है, तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हौज की हाल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है, यानी कि दोनों जगहों से मिली है। कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य तो मिलते ही हैं, और यहाँ से भी बनावली से भी हाल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुटे हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हाल की प्राप्ति हुई है। तो याद रखिएगा, कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हाल की प्राप्ति हुई है। इसका अतिरिक्त हरियाणा का फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली से जो है प्रोसेस से टेराकोटा हाल की प्राप्ति हुई है। तो इन दोनों जगह से हुई है, इसलिए आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है। 52 नंबर, निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावली, लोथल, कालीबंगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर दिया गया था कालीबंगा से भी और बनावली से भी, और यहाँ पर आंसर 2016 में जो है दिया गया है बनावली दिया गया, आंसर बी दिया गया है। गजब कंफ्यूजन है यार। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। सिर्फ हाल का टेराकोटा पूछ रहा है तो बनावली से प्राप्त हुआ। ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं फिर से, हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ किस स्थल से पूछ रहा है। ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से देखना जरूरी है। ये हाल की खोज संबंधित टेराकोटे का प्रकृति मिली है। हाल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है कालीबंगा से, और यहाँ से जुटे हुए खेत के साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। कहाँ से? कालीबंगा से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में यह भी मिला है। तो चलिए, बनावली मारा गया है आंसर, लेकिन ऊपर दोनों में दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग एग्जाम वाले अलग अलग चीज़ें करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? रुषेपया, लोथल है, कालीबंगा है, पाटलिपुत्र नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका सी होगा, सी। कालीबंगा रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। 54 नंबर सवाल देखते हैं। 54 नंबर, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, ये राखीगढ़ी है सबसे बड़ा। धौलावीरा नहीं है, लोथल नहीं है, कालीबंगा नहीं है। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आता है। ये सभी जो है ना, मोहनजोदड़ो हो गया, चाहे हड़प्पा हो गया, चाहे गनवेरीवाला हो गया, ये पाकिस्तान पड़ता है, तथा भारत में हरियाणा में राखीगढ़ी और धौलावीरा जो है ये सब क्या आता है? तो ये 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं, यानी बड़े स्थलों की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 55 नंबर, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, तो कालीबंगा दिया है और आलमगीरपुर दिया है और कालीबंगा दिया है। इसमें राखीगढ़ी भी शायद होगा, तो आंसर राखीगढ़ी ही होगा। देखते हैं आंसर, सॉरी ऑप्शन देखते हैं। 2 ऑप्शन अभी बाकी है, उसको देखना जरूरी है। लोथल और राखीगढ़ी, हम कहा ना राखीगढ़ी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला, ये पाकिस्तान पड़ता है। भारत में राखीगढ़ी हो गया और धौलावीरा, ये 5 जो है बृहद श्रेणी में आते हैं, हड़प्पा स्थल में आते हैं। तो उसमें भी राखीगढ़ी सबसे बड़ा है, तो इसलिए राखीगढ़ी आंसर होगा। चलिए 56 नंबर रखते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चिनाब, गंगा, झेलम। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका आंसर होगा सिंधु होगा, चिनाब हो जाएगा, झेलम होगा, गंगा नहीं होगा। राइट आंसर बी होगा।
2009 में पूछा गया था। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता झेलम सिंधु चिनाब यानी चिनाब नदी के तट पर बसी थी, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है, परंतु गंगा नदी जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं 57 नंबर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, जग प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो इसका आंसर जो नहीं दिया गया है, चलिए आंसर नहीं दिया गया तो हम लोग ये पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसको जो है आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल में मतलब जिस काल में लिपि तो है लेकिन उस लिपि को पढ़ी नहीं जा सकी है। और जिस काल की, और ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, उसको कहते हैं जिस काल की लिपि भी है और पढ़ी भी गई है और पढ़ी भी जाती है। जैसे वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म जितना आता है, उसके बाद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कुषाण, गुप्त जितना आता है सब ऐतिहासिक काल में आता है। हर ऐतिहासिक काल में हड़प्पा आ जाएगा, हड़प्पा। और प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल हो गया। पाषाण काल मतलब प्रागैतिहासिक में वैसा काल जिसमें ना लिखा गया है, मतलब वैसे काल जिसकी कोई लिपि नहीं है, यानी लिखी लेखन कला प्रचलित थी ही नहीं, लिखना मतलब इंसान जानता ही नहीं था। अब मानव जो है, मनुष्य, आदि मानव, वो क्या करेंगे, कभी पढ़े हैं कि आदि मानव लिखना भी जानते थे, शिकार करते थे। नवपाषाण काल में आए तो वो कुत्ता का पालतू बनाना शुरू किए, पहिए बनाना शुरू किए, सब किए, खेती करना शुरू किए, आग जलाना शुरू किए। तो वो प्रागैतिहासिक काल जो होता है, यानी कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में आ जाता है कि जिस काल में लेखन कला प्रचलित नहीं थी, यानी कि लेखन कला तब प्रचलित होगी जब लिपि होगी। आप लिखते हैं, आज भी लिखते हैं, लिपि है तभी तो लिखते हैं। तो लिपि नहीं है तो लेखन कला प्रचलित कहाँ से होगी, तो लेखन कला प्रचलित नहीं थी क्योंकि लिपि नहीं थी, तो न लिपि लिखी मिली है और न पढ़ी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ऐतिहासिक काल जिसमें लिपि है, लिपि लिखी भी गई है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ऐतिहासिक काल में लिपि है, लेखन करना मतलब लिपि है तो लिखी गई और पढ़ी भी जाती है, पढ़ी गई है, पढ़ी जाती है आज तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति को उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृति से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्नि कुंड भी प्राप्त हुई है। मृतकों को साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यानी कि निश्चित तौर पर जो है ना, निश्चित होकर कि हाँ ये सही है, इस तरह से इस आधार पर नहीं कह सकता, कोई डायरेक्ट नहीं कह सकता कि हाँ ये चीज़ इसी के लिए है, अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, टेबल पर जो है, आप नहीं है, टेबल पर गिलास रखा वो किसी और काम को सोचकर, और आप जो है तो आप अनुमान लगाएंगे किसी व्यक्ति ने रखा होगा, क्यों रखा होगा, आप अनुमान ही लगा सकते हैं वो। और जो व्यक्ति रखा है किस लिए रखा है, क्यों रखा है, क्या कारण है जो रखा है, ये सिर्फ वही जानता है। आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। टेबल पर जो गिलास है वो क्यों रखी गई है, किस लिए, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। समझ गए, चलिए यही बात है। 58 नंबर देखिए। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो ये पशुपति की, इंद्र और वरुण की नहीं यार, विष्णु की नहीं यार, ब्रह्मा की नहीं, पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहार है जिस पर योगी की आकृति बनी है। चलिए अब अगला देखते हैं 59 नंबर। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो भी सर जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जो है सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा, यानी कि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर जो है वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा, तब वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या किया, प्रारंभ करवाया था। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम
जानकारी जो है चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं 60 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है ए रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। हराजन पाकिस्तान, ये हड़प्पा का खोज थे। मौसी रखू आई पाकिस्तान, ये मोहनजोदाड़ो की खोज किए थे। ये रखालदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो की खोज किए थे और दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज किए थे, याद रखिएगा। प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में रखालदास बनर्जी या दयाराम साहनी नामक दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। हड़प्पा दयाराम साहनी सही है। लोथल, सुरकुत्ता और धौलावीरा, तो राइट आंसर डी, बी के थापड़ नहीं होंगे। लोथल जो है एस आर राव हैं, यानी कि रंगनाथ राव है। जेपी जोशी हैं, ये भी सही है। और ये डी नंबर धौलावीरा नहीं है, सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, तो डी नंबर सम्मिलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका डी होगा धौलावीरा, बी के थापड़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, लोथल का उत्खनन एस आर राव तथा सुरकोतला का उत्खनन जो जेपी जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन बी के थापड़ ने नहीं बल्कि आर एस बिष्ट ने कराया था। आर एस बिष्ट ने धौलावीरा का उत्खनन कराया था, अतः विकल्प डी सही सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 62 नंबर। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ए कनिंघम था। ए कनिंघम। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन कराकर कुछ पुरावस्तु प्राप्त की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इसमें देखा जाएगा कौन सा, राइट आंसर डी, बी ए स्मिथ नहीं थे। के एन दीक्षित थे, आर डी बनर्जी थे, एम एस वत्स थे, लेकिन बी ए स्मिथ नहीं थे, तो राइट आंसर डी होगा। 2015 में पूछा गया, ये सभी थे लेकिन बी ए स्मिथ नहीं थे, राइट आंसर डी। संबंधित नहीं पूछ रहा है, संबंधित नहीं थे तो बी ए स्मिथ नहीं थे। ये तो हम लोग कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं, और ये वाला करना है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन प्रारंभ कराया। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन प्रारंभ करवाया। वर्ष 1926-27 से 1933 से 34 तक माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान जो है आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों के अनदेखित अर्नेस्ट मैके, ओरेल स्टीन, ए एन घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी ए स्मिथ जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ये इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार के रूप में बी ए स्मिथ जो है प्रसिद्ध थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 64 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। राइट आंसर डी है जगतपति ज्योति, जगतपति जोशी। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की थी तो जगतपति जोशी के द्वारा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज है तब उत्खनन जगतपति जोशी यानी जेपी जोशी, इनका नाम है जेपी जोशी, शॉर्ट नाम है, पूरा नाम है जगतपति जोशी ने किया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है 65 नंबर। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल
से घरों के कुओं का अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर नहीं दिया गया है। जय नारायण पांडे की पुस्तक जो है पुरातत्व विमर्श, जय नारायण पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। यानी कि नगरों के प्रत्येक घरों में, सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में यानी कि घरों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। राम शरण शर्मा की पुस्तक जो है प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा से प्राय सभी घरों में कुएं थे। यानी कि राम शरण शर्मा की जो पुस्तक है ना, प्राचीन भारत हमने पढ़ते हैं, तो उसमें जो है इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार जो है कालीबंगा से प्राय जो है सभी घरों में कुएं थे। कालीबंगा से, अगर राम शरण शर्मा की पुस्तक के अनुसार अगर हम लोग चले तो आंसर तो बी होगा, कालीबंगा होगा। लेकिन जगत नारायण पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श और 2020 संस्करण है और पृष्ठ संख्या 386 में दिया गया प्रत्येक नगरों में, यानी सभी नगर थे और सभी में ये थे कुएं थे घरों में। तो इसके अनुसार इसलिए आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है, समझ गए, इसलिए आंसर नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 66 नंबर देखते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, क्या होता है? नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला था आपका नगर संस्कृति शुरू हुआ, नगर संस्कृति। उसके बाद आ गया लोहे का हल हो गया। उसके बाद से हुआ आहत मुद्रा, यानी कि ठप्पा मारकर मुद्रा, चांदी के सिक्के, और उसके बाद सोने के सिक्के। तो यहाँ 4321 राइट आंसर डी होगा। 1998 में पूछा गया था सवाल। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्होदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी का सभ्यता कांस्य कालीन है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य कालीन है या कांस्य युगीन है। लोहे का ज्ञान जो है कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। लोहे का ज्ञान जो है कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने, सबसे पहले जो है भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए थे। यानी कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में जो है हिंद यवनों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे, इसको याद रखिएगा। और आहत क्षेत्र का जो है आहत मुद्रा प्राचीनतम सिक्का है और ये 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 67 सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सी तांबा। 2012 सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। 68 नंबर हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना जो है हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। बी लोथल में। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना जो है लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। यह गुजरात में स्थित है। 69 नंबर हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो डी लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी।
यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल। भारत में लौह युग का प्रारंभ जो है उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। 70 नंबर, निम्न में से कौन सा स्थल घाघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल जो है घाघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो डी बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घाघर और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल जो है घाघर एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। 71 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ सुनियोजित शहर शहरों का विकास किया। 3 नंबर, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो इसमें कौन सा सही चुनना है? सही, एक और दो सही है, एक और दो सही है। पहला सही है और आपका दूसरा सही है। तीसरा जो है हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, पता था। कांसा कहाँ से था? कांसा जो था, कांसा धातु ये कहाँ से था? तो पता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो रोपड़ लोथल और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती ऑक्सफोर्ड सर्कस थी। सड़कों के दोनों किनारे एवं पर पक्की नालियां बनाई जाती थी जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तांबे के साथ जो है टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। और तीसरा जो है कहा था कि आपको किसका किसका ज्ञान नहीं था? तो आपका किसका ज्ञान नहीं था? धातुओं का ज्ञान नहीं था तो था तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। धातुओं का ज्ञान नहीं था तो फिर कैसे होता था? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 72 नंबर, कथन 1, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आर वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न से कौन एक सही है? उपयुक्त के संदर्भ में निम्न से कौन एक सही है? तो आपका जो है ए और आर दोनों सही था। आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ए और आर दोनों सही है। आर सही स्पष्टीकरण है ए का। तो आपका गलत है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? सही पूछ रहा है। बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो ये गलत है। राइट आंसर बी सही है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नगर सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। जो है नगर सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। कौन कौन? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जिसका उत्खनन जो है कौन सा? रखालदास बनर्जी। यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? रखालदास बनर्जी। और तथा दयाराम साहनी ने हड़प्पा का दयाराम साहनी ने प्रारंभ करवाया था। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय स्थिति में है। वर्तमान में ये नगर जो है मृत प्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। किंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अतः विकल्प बी सही उत्तर। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। 73 नंबर, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? राइट आंसर बी, धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी यानी
प्रथम राख की गढ़ी बस्ती है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी तथा प्रथम राखी गढ़ी। प्रथम कौन है? तराकी गढ़ी है, और दूसरी कौन है? तो धौलावीरा है, भारत में सबसे बड़ी। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई है। यहाँ से जो है उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गई है। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। रॉक कट रिजर्वियर। चौथा नंबर 74 नंबर, धौलावीरा जिस राज्य में है वह है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो आपका है ए गुजरात में, हरियाणा में राखीगढ़ी है, राजस्थान में कालीबंगा है, पंजाब में रोपड़ है। 75 नंबर सवाल देखिए, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो सी धौलावीरा। धौलावीरा नगर को 3 भागों किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। धौलावीरा नगर को 3 भागों किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। 76 नंबर, निम्नलिखित में कौन से स्थल में 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में कौन से स्थल में 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो डी धौलावीरा में। 77 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर जो है अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है? जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। राइट आंसर है धौलावीरा, इसमें पूछा गया है। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा जो है नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवास क्षेत्र विकसित किए गए थे। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प और तकनीकी रूप से विकसित सुझाव में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री का डिजाइन, क्रियान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। 78, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो भी धौलावीरा से। 79, निम्नलिखित में किस स्थल से द्विस्वाव संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? निम्नलिखित में किस स्थल से द्विस्वाव संस्कार माने 2 सौ संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? तो आंसर नहीं दिया गया। 85 से लोथल से, धौलावीरा से, कालीबंगा से आंसर दिया ही नहीं गया, जो पूछा गया था। लोथल में सर्वाधिक 3 द्विस्वाव समाधिकरण यानी 3 जो है द्विस्वाव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिल रहा है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि परमाणु का आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी और डी दोनों होगा, इसलिए आंसर नहीं दिया गया है। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पन स्थल जो है सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ये मानव समाधान
4 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से कुल 116 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली है, जिनमें गहने प्रमुख है। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आपका होगा डी, उत्तर प्रदेश में। मांडा जो है, मांडा, मांडा कहिए या मादा, मादा कहिए, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर पड़ता है, ये मांडी है, मांडी। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बगरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। 82 नंबर, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो डी, भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदाड़ो यानी मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई है, यानी कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 83 नंबर, 83 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है करते हैं? निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। कथन बी सही है, सही चुने तो कथन जो है टू सही है। विशाल और महल और मंदिर, तो मंदिर था ही नहीं। और देवी देवताओं की पूजा करते थे ही नहीं, गलत है। सॉरी, देवी देवताओं की पूजा करते थे, देवी देवताओं के पशुपति के करते थे, और आपका जो है आपका करते थे पशुपति की और मातृ देवी की करते थे। 2 नंबर सही है। युद्ध में घोड़ा, घोड़ा तो था ही नहीं, और रथ था ही नहीं, तो ये 1 और 3 गलत है, 2 नंबर सही है। राइट आंसर 2 सही है, इसलिए 2 सही है। 2013 में पूछा गया सवाल। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां मुहूर्त है। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव का लिंग और योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशु में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र के अभाव है, यानी कि घोड़े का चित्र सिंधु सभ्यता में नहीं मिला है। हालांकि घोड़े की अस्थियां, घोड़े की मृण मूर्तियां लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई, यानी घोड़े की अस्थियां, घोड़े की मृण मूर्ति लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। अतः विकल्प बी जो है बी उचित उत्तर है। 84 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। अगला देखते हैं। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर दोनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में समानता माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। लौकिक, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। एक होता लौकिक, एक होता परलौकिक। परलौकिक मतलब मरने के बाद
यानी कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, इसकी कल्पना करना है। और एक होता है लौकिक, यानी कि इसी दुनिया में जो भी किया है ये इसी दुनिया में, आगे कुछ होने वाला नहीं है, स्वर्ग नरक के बारे में जानकारी ना वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 85, निम्न स्थान पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? निम्न स्थान पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? राइट आंसर डी, मोहनजोदाड़ो से, यानी मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई वह अपूर्व है। 86 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? तो ये है कांस की बनी है, कांस। मोहनजोदड़ो में कांसे की बहुत ज़्यादा प्रधानता थी सिंधु सभ्यता में। ये 2025 में आईएएस में पूछा गया है, पिछले साल। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध मृण स्त्री मूर्ति को नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 10.5 यानी 10.5 सेंटीमीटर ऊंची धातु मूर्ति है, जिसे मोम ढलाई लॉस्ट वैक्स तकनीक से ढाला गया था। इस प्रतिमा का धात्विक विश्लेषण और पुरातात्विक विवरण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यह कांस यानी ब्रॉन्ज से निर्मित है। 87 नंबर, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो बी, पीपल की, आम की नहीं, अपरिजात की नहीं, परिजात की नहीं, साल की नहीं, और पीपल की मिलती है। 21 में पूछा गया था सवाल, तो पीपल का राइट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मुहरें सेल खड़ी के बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद आदि से बनी मुहरें भी प्राप्त हुई है। अधिकांश मुहरें जो है वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिली है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो मुहर है उसमें जो है पीपल वृक्ष की आकृति मिली है। चलिए अगला देखते हैं। 88, निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है? निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन जो है हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है? तो सी, घोड़ा का। बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है, भेड़ का मिलता है, घोड़ा का नहीं मिलता है हड़प्पा में, क्योंकि घोड़ा के बारे में उतना जानकारी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के मृण मूर्तियां, अस्थि, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा के मुहरों पर नहीं मिलता है। घोड़े का सबसे ज्यादा महत्व है ना, घोड़े का आकर वैदिक काल में घोड़े का महत्व बढ़ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर, किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ? किस पशु का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ए, शेर का, बाकी सबका हुआ है। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी का अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने का संबंध विद्वानों में क्या है कि मतभेद है कि घोड़ा का मिला है कि नहीं मिला है, मतभेद है आज भी। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों को सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता को उत्खनन से शेर के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, यानी उल्लेख नहीं मिलता है शेर के अवशेष का सिंधु घाटी सभ्यता से। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए अभिष्ट होगा, यानी कि शेर जो है सही होगा। 90 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा जानवर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी बैल, हाथी, घोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 में पूछा गया था। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल और हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गदखुर यानी गदखुर इक्वा सहे नियोनस खुर की है या पालतू घोड़े इक्वय कबालस की है, यह निश्चित कर पाना कठिन है। रंगपुर, राना घुंडई, लोथल, सुरकोटदा, कुंतासी और कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति के अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सांडोर बुकुनई द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथा कथित
अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का समय अर्थात तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में एएसआई के जेपी जोशी तथा ए.के. शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर तथा मेंडू आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। इस प्रकार ब्रिगेडियर ई.जे. रॉस के द्वारा राणा घुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्तर से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे जूनर महोदय अप्रामाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प बी को माना है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प बी को माना है। तो विकल्प बी कौन सा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। बी को माना है, यानी कि घोड़ा को माना है, लेकिन यहाँ पर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आयोग जो है घोड़ा को माना है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा था। राइट आंसर डी है, 900 वर्ष। बाप रे, 900 वर्ष। 2018 में सवाल पूछा गया था। 900 वर्ष कहीं बारिश नहीं होगा तो पतन होगा ही। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्ष तक पड़े सूखे कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। 900 वर्ष, बाप रे बाप। 9 वर्ष नहीं, 900 वर्ष। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400, 500 साल, 600 साल, 700 साल, 800 साल, 900 साल। बहुत लंबा टाइम हो गया भाई। 9 साल होते तो बात अलग होता है, 900 साल है। ध्यातव्य है कि ओरल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। 92 नंबर देखते हैं। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है तभी कालीबंगा से। कालीबंगा का मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो है मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। 93 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी? तो डी है मिस्र की सभ्यता। 2004 में पूछा गया था। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता आधार थी। नील नदी जो है विश्व की इस प्राचीन सभ्यता आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान या उपहार कहता है। मिस्र को नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी का अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। क्योंकि इस नदी का अभाव में यह भूभाग जो है रेगिस्तान होता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में, मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी समकालीन सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता भारत में। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी। अगला सवाल देखते हैं। 94 नंबर। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका। पता नहीं। माया, मुइस्का, इंका, एज़टेक नहीं। एज़टेक, मुइस्का, माया, इंका नहीं। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। एज़टेक, उसके बाद माया, मुइस्का, इंका। ये जो लूसेंट में नहीं मिलेगा, दृष्टि का बुक में भी नहीं मिलेगा, और भी बुक है उसमें नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। ये सवाल जो है एनसीईआरटी के बुक में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। एज़टेक है, उसके बाद माया है, माया सभ्यता, उसका मुइस्का सभ्यता है, उसके बाद से है इंका सभ्यता है, इंका सभ्यता। तो राइट आंसर डी है। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में था। एज़टेक सभ्यता का विस्तार जो है मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका का अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल है एज़टेक के अंतर्गत। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मेक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज तथा अल सल्वाडोर
एवं होंडुरास के पश्चिमी भाग तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी। मुइस्का सभ्यता, इसको कलर थोड़ा करना जरूरी है। मुइस्का सभ्यता दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी। उसके बाद जो है इंका सभ्यता के विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। समझ गए? तो आपको जो है कलर थोड़ा कर दिया जाए। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका का अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल है। समझ? एज़टेक। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेक्सिको में है। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेक्सिको का विस्तार मध्य मेक्सिको में। अब देखिए कौन सा माया सभ्यता देखते हैं। माया सभ्यता, माया सभ्यता का विस्तार जो मेसो अमेरिका का दक्षिणी भाग था। दक्षिणी अमेरिका से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलिज, अल सल्वाडोर तथा होंडुरास के पश्चिमी भाग तक था। समझ गए? अब देखिए कौन सा है। इसके अलावा मुइस्का, मुइस्का जो है ना, मुइस्का दक्षिण अमेरिका, मुइस्का जो है दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी। और उसके बाद है इंका सभ्यता। इंका सभ्यता जो है का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्यूटो से लेकर दक्षिण सेंटियागो तक था। इस तरह से ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कलर थोड़ा सा। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम जो है क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर देखते हैं। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो डी मेसोपोटामिया, इराक। राइट आंसर डी है। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 पूछा गया। मेसोपोटामिया, इराक जो है सभ्यता को दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। इजिप्शियन सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। यानी कि ये मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद जो है पहला मेसोपोटामिया होगा, दूसरा इजिप्शियन होगा। तीसरा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। लेखन कला को उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी तो सी सुमेरिया की सभ्यता थी। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी लिपि प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सुमेरिया के क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो इस तरह से हड़प्पा वाला यानी कि सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता वाला समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है इसके आगे वैदिक काल जो है वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक काल जो है पूरा पढ़ेंगे, पूरा ये वैदिक काल पूरा पढ़ेंगे हम लोग। वैदिक काल नोट्स है और वैदिक काल ये पूरा है। तो वैदिक काल हम लोग जो है कल पूरा पढ़ेंगे क्योंकि इसमें अभी बहुत सारा बचा हुआ है। तो इसलिए इतना पढ़ाकर जो है ना, इतना पढ़ाकर छोड़ना सही नहीं है। जो पढ़ाइए तो वैदिक काल पूरा पढ़ाइए क्योंकि इतना पढ़ाकर फिर आगे पढ़ाएंगे तो कल हो सकता है आप भूल जाएँ। तो इसलिए जो है आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे वैदिक काल, जो है आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। फिर अगले क्लास में जो है थर्ड क्लास में हम लोग वैदिक काल से पढ़ेंगे पूरे विस्तार से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपने माता पिता परिवार समाज अपने देश का ख्याल रखिए। अपने माता पिता परिवार समाज और देश से प्यार कीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा, पूरे लाइफ जो है फ्री में पढ़ाऊँगा और यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा। यूट्यूब पर
यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा। मेरा कोई भी एप्लीकेशन नहीं आएगा और ना ही मैं कोई कोर्स बेचूँगा, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, ना कोई मैं टीचर हूँ, ना कोई मुझे प्रोफ़ेसर हूँ, ना ही मैं कोई गुरु हूँ। मैं आपका दोस्त हूँ। मुझे धंधा नहीं करना है। जो शिक्षा को धंधा बना दिया ना, प्राइवेट स्कूल से लेकर जितने भी ये सब है, धंधा बना दिए। धंधा नहीं, मैं धंधा बनाने वाला काम नहीं करता। धंधा करना है तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, वहाँ पर जाकर धंधा कीजिए, या धंधा करना हो तो मुझे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ कर सकता हूँ मैं। शिक्षा को मैं धंधा नहीं बनाऊँगा, ना ही मुझे धंधा बनाने का शौक है। प्राचीन काल में शिक्षा धंधा नहीं था, आजकल धंधा बना दिए हैं लोग। आपका रिजल्ट हो ना हो उससे कोई लेना देना है, आप भाड़ में जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ धंधा बनाने के लोग जानते हैं, सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। सब बिजनेसमैन का हो गया, सब सब बिजनेसमैन। पढ़ाई कम, सिर्फ बिजनेस हो रहा है, समझ गए। इसलिए मुझे धंधा करना नहीं आता है, नहीं मैं धंधा करूँगा। फ्री में पढ़ाऊँगा और पूरा कोर्स पूरा फ्री कराऊँगा। और पता नहीं हिस्ट्री जो है, घटना चक्र, पता नहीं 10 से 15 घंटा से 20 घंटा 25 घंटा में पता नहीं कैसे पढ़ा देते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। कम से कम 100 घंटा लगेगा इसको पढ़ाने में, कम से कम 100 घंटा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा, मैं टाइम पास नहीं करूँगा ये, और पूरा पूरा नहीं करूँगा बस आओ 10-12 घंटा 15 घंटा 20 घंटा में निपटा दो और निकल लो, वो नहीं है। ज्योग्राफी जो है, सिर्फ 6 पेज ज्योग्राफी का, घटना चक्र का 2026 का ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया है। सिर्फ 6 पेज पढ़ाने में मुझे 4 घंटा लगा था, मतलब 4 घंटे से ज़्यादा। तो मान लीजिए 4 घंटा लगा था, 4 घंटा 6 पेज पढ़ाने लगा था। और घटना चक्र का जो आया है बहुत मोटा मोटा होता है, समझिएगा। तो इस अनुमान से मुझे लगा कि ये 150 घंटा से ज़्यादा लगेगा पूरा पढ़ाने में। एक एक चीज़ को, शब्दों को तोड़ते हुए समझाते हुए हम पढ़ाए हैं। और बिना संसाधन के, मेरे पास संसाधन अभी है ही नहीं, लिखने में प्रॉब्लम होती है, उंगली से लिखते हैं, ठीक है, तो उंगली से लिखते हैं, लिखने में प्रॉब्लम होती है। अगर मेरे पास संसाधन होता है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता है, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ उस लेवल का जहाँ पर बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाता है। 10,000 15,000 20,000 20,000 50,000 रुपये लिए जाते हैं, कोर्स कराए जाते हैं। और बहुत जगह तक कोर्स पूरा किया भी नहीं जाता है, बस टाइम पास, पैसा ले लिए, कुछ दिन कराया ठीक से, उसके बाद से बस मन मौजी, तो वो काम नहीं। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड जब आ जाएगा तब मैं आपको जो है फ्री में तो पढ़ाऊँगा पूरा जीवन, और आपको पूरा विस्तार से पढ़ाऊँगा, पूरे विस्तार से मेंस लेवल का पढ़ाऊँगा। और आपको इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू की तैयारी करवाया नहीं जाता है। जब से आप तैयारी करना शुरू करते हो वहीं से शुरू हो जाती है। कैसे कैसे इंटरव्यू मतलब होता है, कोई भी इंटरव्यू की पढ़ाई थोड़ा ना करवाएगा। आप जो पढ़े हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी क्षमता देखी जाती है, आपकी क्या सोच है, आपने जो पढ़ा उससे क्या सीखा है, क्या जाना है, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगर आप पढ़ाई से प्यार करते हैं, माता पिता परिवार से प्यार करते हैं, और फ्री में पढ़ना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर पैसे से नहीं पढ़ाऊँगा, मैं फ्री में पढ़ाऊँगा और फ्री में पढ़ाता हूँ। तो फ्री में जब पढ़ा रहा हूँ तो ये आपका चैनल हुआ, मेरा तो है नहीं। पैसे से लेकर पढ़ाता, कोर्स बेचता, तो ये मेरा चैनल होता, लेकिन मेरा चैनल नहीं, ये आपका चैनल है। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे क्या हो, मुझे मतलब आपकी लाइक सब्सक्राइब जो है मुझे प्रेरणा देती है। इससे क्या होता है कि मैं और भी ज़्यादा बेहतर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपका चैनल है, आप अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये आपका चैनल है, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आप सबका अपना दोस्त समझता हूँ, और इसलिए मैं फ्री में पढ़ाऊँगा और पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊँगा आगे भी। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।